बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, ये जो पिछले हफ्ते हालात हुए, अफसोसनाक हालात, इसकी वजह से मैंने फैसला किया कि मैं आपके सामने आऊं। लेकिन सबसे पहले हमारा वो वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना था। इसका नारा क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस मुल्क के जो लोग हैं, और मैं सारा पाकिस्तान फिरा हूं, चाहे वो गुनाहगार हों, चाहे वो अपने दीन पे सही माने पे अमल करें या ना करें, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दिलों में बसते हैं। इसलिए जब भी कहीं भी दुनिया में उनकी शान में किसी किस्म की गुस्ताखी होती है तो हमें ये तकलीफ मिलती है। लेकिन क्योंकि मैं दुनिया फिरा हुआ हूं, सिर्फ हमें नहीं तकलीफ मिलती, जो भी जहां भी दुनिया में मुसलमान बसता है उन सबको तकलीफ होती है। अब पिछले हफ्ते और ये जो अफसोसनाक हालात हुए, एक जमात में ऐसे लगा ऐसे कि उनको शायद बाकी पाकिस्तानियों से ज्यादा प्यार है अपने नबी से। देखें, वो जो टीएलपी का जो मकसद है, जिसकी वजह से वो लोग बाहर निकाल रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो ही मेरा मकसद है, वो मेरी गवर्नमेंट का मकसद है। हम भी उन्हीं की तरह चाहते हैं कि दुनिया में किसी मुल्क में हमारे नबी की शान में गुस्ताखी ना हो। सिर्फ हमारा तरीकाकार फर्क है। टीएलपी का क्या तरीकाकार है और मेरी गवर्नमेंट और मेरा जब से हम आए हैं, हम क्या कोशिशें कर रहे हैं कि दुनिया में ये गुस्ताखी ना की जाए उनकी शान में, वो ये है। टीएलपी ये कह रही है कि जो फ्रांस में हुआ, फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजा जाए, उनसे सारे राब्ते खत्म कर दिए जाए। हमारी जो गवर्नमेंट का तरीकाकार है वो मैं अभी आपको तफसील से बताता हूं, लेकिन मकसद हम दोनों का एक ही है। वो भी ये चाहते हैं कि किसी किस्म का किसी मुल्क में किसी की जरूरत ना पड़े क्योंकि उनकी बेहुरमती की जाए। हमारा भी वही मकसद है। तो मैं आज जरा तरीकेकार के ऊपर बात करना चाहता हूं। 1979 के अंदर, नहीं 1990 में, गालिबन 1990 के इर्द गिर्द सलमान रुश्दी ने एक किताब लिखी। उस किताब में उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। पाकिस्तान में पब्लिक सड़कों पर निकली, यहां अमेरिकन एम्बेसी पर अटैक किया और लोगों की शहादतें भी हुई। उसके बाद आप उठा के देख लें कि हर थोड़े सालों के बाद कोई ना कोई मगरब के किसी मुल्क में उनकी शान में गुस्ताखी करता है। मुसलमानों को तकलीफ होती है, कहीं बाहर रिएक्शन भी होता है, या हमारे मुल्क में मुजाहरे भी होते हैं। लेकिन ये हर थोड़े सालों के बाद यही सिलसिला आगे बढ़ जाता है। तो क्या हमने अभी तक कोई फर्क पड़ा इस अप्रोच से? यही टीएलपी कर रही है। ये भी ये पाकिस्तान में कह रहे हैं कि मुजाहरे करेंगे हम, और किए हैं उन्होंने, और हम सड़कों पे आ जाएंगे, पहले भी किए हैं, कि अगर हम एक्शन ना लें। अब क्या, मेरा सवाल ये है कि क्या फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजना फ्रांस में और उनसे सारे ताल्लुकात तोड़ देना, क्या उससे ये रुक जाएगा? क्या उससे क्या तो कोई गारंटी है कि उसके बाद उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेगा? कोई गारंटी है? मैं मगरब को जानता हूं, मैं आपको गारंटी करता हूं कि अगर आप ये करेंगे, अगर हम ये करें पाकिस्तान, तो इसके बाद किसी और यूरोपियन मुल्क में यही होगा, आजादी के राय पे नाम पे। वहां उन्होंने ये एक आजादी राय का इशू बनाया हुआ है, उसके नाम पे वो कहेंगे अच्छा आजादी राय की वजह से इन्होंने ये किया, हम भी ये कर रहे हैं, वो भी कोई गुस्ताखी करेंगे। क्या फिर उसके एम्बेसडर को भी हम वापस भेजेंगे? और
50 मुसलमान मुल्क हैं, कोई भी इस तरह नहीं कर रहा, कोई वहां कहीं मुजाहरे नहीं हुए, वो भी नहीं कह रहे कि एम्बेसडर को वापस भेजो। तो इसका पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ना लगा फ्रांस को। लेकिन मैं आपको ये बताऊं पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ेगा। सबसे बड़ा फर्क ये पड़ेगा हमारे मुल्क को कि बड़ी मुश्किलों से हमारी माईशत उठ रही है। बड़ी देर के बाद पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री बड़ी देर के बाद उठ रही है, नौकरियां मिल रही हैं लोगों को, हमारे मुल्क में दौलत में इजाफा हो रहा है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हमारा रुपया मजबूत हो रहा है। बड़ी देर के बाद रुपया मजबूत होता जा रहा है। जब रुपया ऊपर जाता है तो मसलन पेट्रोल और डीजल सस्ता किया है, बाहर की जो चीजें हम उगाते हैं वो सस्ती होनी शुरू हो गई है। जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे। इसका मतलब क्या कि जो हमारी आधी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स है वो यूरोपियन यूनियन में जाती है, तो इसका मतलब आधी हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वहीं खत्म हो गई। इसका मतलब बेरोजगारी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। और उसके आगे क्योंकि आधी हमारी मेन एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है, जब टेक्सटाइल आधी रह जाएगी एक्सपोर्ट, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी। तो नुकसान हमें होगा, फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होने लगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज, अब हमने इसके ऊपर जब ये हुआ तो मैं पहले जरा आपको थोड़ी तफसील पीछे बता दूं। ये हम 2-2.5 महीने से लगे हुए थे, हमारी गवर्नमेंट TLP से मुज़ाकरात कर रही थी। हम उनको यही चीजें समझा रहे थे कि इससे नुकसान हमें होने लगा है, उनको नुकसान नहीं होगा, हमारी अवाम को नुकसान होगा। मुज़ाकरा चलते जा रहे थे, उन्होंने कहा जी असेंबली में रखो, और असेंबली जो फैसला करती है, हमने फैसला किया ठीक है हम असेंबली में ये रखते हैं। लेकिन हम फिर देखना शुरू किया कि इनकी मोबिलाइजेशन नीचे हो रही है, इनकी तैयारियां हो रही हैं इस्लामाबाद आने के लिए। एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, एक तरफ इस्लामाबाद आने की तैयारियां हैं। फिर अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं और हमने ये फैसला किया हुआ था कि हम असेंबली में रखेंगे इस इशू को, तो पता चला कि उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया कि जी अब तो फ्रांस का अगर एम्बेसडर आप वापस नहीं भेजेंगे तो हम सारे इस्लामाबाद में धरना देंगे। तो उसके बाद ये हमारी बातचीत टूटी। उसके बाद फिर ये अरेस्ट हुए। अब मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि इससे अब तक हुआ क्या है हमारे मुल्क में। जरा देख लें कि हमने अपने आप को कितना नुकसान पहुंचाया। अब तक 40 पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया है, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर कई लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, 4 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, 800 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। पहले दिन जब शुरू हुआ तो तकरीबन 100 सड़कें ब्लॉक कर दी। उससे जो आवाम को नुकसान हुआ, उससे कई जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं जा रहे थे, बेचारे जो कोरोना के मरीज हैं, उनमें अमवात हुई। और फिर बाहर से कूद पड़े लोग, हमारे पाकिस्तान के दुश्मन। अभी तक हमने जो 4 लाख ट्वीट्स को एनालाइज किया, उनमें से 70% फेक अकाउंट से थी। मसलन प्रोपेगेंडा, जिस तरह यूरोपियन यूनियन की डिसइंफॉर्मेशन लैब ने जब बताया कि हिंदुस्तान की कुछ 600 साइट्स हैं, फेक साइट्स, मीडिया साइट्स, जिससे वो फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो यहां भी हमें पता चला कि 380 हिंदुस्तान के इंडिया के ग्रुप थे जो कि व्हाट्सएप से फेक न्यूज चला रहे थे कि सिविल वॉर होगी पाकिस्तान में। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वही JUI जो फजल रहमान की पार्टी, वो भी बीच में शामिल हो गई कि किसी तरह गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करें, मुल्क को नुकसान पहुंचाएं। साथ वो नून लीग। अब इनसे मैं पूछता हूं कि जब ये सलमान रुश्दी ने किताब लिखी थी तो नवाज शरीफ तो पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बने थे, कितनी उन्होंने स्टेटमेंट्स दी थी,
कितनी दफ़ा उन्होंने किसी फोरम में कहा था कि इसने बड़ा गलत काम किया, मुसलमानों के दिलों को तकलीफ पहुंचाई है। कितनी दफ़ा किसी भी मुसलमान हेड ऑफ स्टेट ने किसी इंटरनेशनल फोरम पे इस पर बात की थी, तो आज इनके साथ मिल गए हैं सिर्फ इंतशार फैलाने के लिए। देखें, अब ये मैंने आपको बताया कि एक अप्रोच है कि अपने मुल्क में मुजाहरे करो, अपने मुल्क को नुकसान करो, कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रांस को, अच्छा एम्बेसडर वापस भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सुने कि मेरी अप्रोच क्या है। मकसद तो हमारा एक ही है। हम क्या चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये जो हर थोड़े सालों के बाद हमारे दिलों को तकलीफ पहुंचाई जाती है, इसकी दूसरी अप्रोच क्या है, ये अब सुने मेरी अप्रोच क्या है। देखिए, मैं फिर से आपको बताता हूं, मगरिब को मैं सबसे बेहतर समझता हूं, मेरी बड़ी जिंदगी गुजरी है वहां, मैं उनकी सोच को जानता हूं। देखिए, सबसे पहले जो कोशिश करनी चाहिए, जो हमने की है, और मैं अभी बताता हूं हमने क्या क्या कोशिश की है। अच्छा, मैं ये पहले बता दूं, सबसे पहले जून 2019 में 14वीं जो समिट थी OIC की, वो पहली दफा जाके मैंने इस्लामोफोबिया की भी बात की, और मैंने ये बात किया कि जो मगरिब के अंदर हमारे प्यारे नबी की बेहुरमती की जाती है, कि हम सब मुसलमान मुल्कों को मिलके हम एक प्लान करना चाहिए, कि इकट्ठा अप्रोच करना चाहिए, कि उनको समझाना चाहिए मगरिब को। दूसरा, मैंने फिर जब सितंबर 2019 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में गया, उधर मैंने ये उठाया, दोनों चीजें, इस्लामोफोबिया की भी बात की। इस्लामोफोबिया का क्या मतलब है? इस्लाम के खिलाफ नफरत, और उस नफरत के अंदर एक ये है कि वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। तो ये एक ही चीज इकट्ठे करते हैं ये। तो उधर मैंने बात की यूनाइटेड नेशंस में। फिर अगले साल जो 2020 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली हुई, फिर मैंने इस्लामोफोबिया की बात की, और मैंने कहा कि ये किस तरह 1.25 अरब लोगों को तकलीफ पहुंचाई जाती है। फिर यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स बॉडीज के अंदर और कमीशन में मेरी गवर्नमेंट ने मुसलसल इस्लामोफोबिया की बात की। फिर मैंने फेसबुक का जो CEO है मार्क जुकरबर्ग, मैंने उसको खत लिखा कि कैसे फेसबुक को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इस्लामोफोबिया के लिए। और फिर जब ये फ्रांस में हुआ, और जिसके ऊपर ये TLP कह रही है कि फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजें, मैंने सारे मुसलमान हेड्स ऑफ स्टेट्स को खत लिखा, और मैंने उनको कहा कि हमें जॉइंट एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। और अब मैं आपको समझाना चाहता हूं मेरी स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी ये है कि हम सारे मुसलमान मुल्क के जो हेड्स हैं, हम मिल के मगरिब के फोरम्स में, यूरोपियन यूनियन में, यूनाइटेड नेशंस में, हम उनको ये बताएं कि क्यों हमें तकलीफ होती है जब ये आज़ादी राय, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ये जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, क्योंकि उनको इस चीज की समझ नहीं है। मगरिब के अंदर उनके जो पैगंबर हैं, उनको इस तरह नहीं, उनका प्यार और इश्क जिस तरह हमारा है, हमारे नबी से है, उनको इस तरह का ना, उनकी इस तरह की इज्जत करते हैं। और वहां बल्कि वो दीन को उनके इतने करीब नहीं है जितने हम अपने दीन के करीब रहते हैं। इसलिए हमें उनको समझाना पड़ेगा, और समझाएंगे जब हम मिलके इकट्ठे कलेक्टिवली मुसलमान दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट्स, जब हम बात करेंगे, जो मैं ये हर जगह जिन फोरम्स पे कहता गया हूं, तब उसका असर होगा। दुनिया में थोड़े से यहूदी हैं, लेकिन वो सारे यहूदियों ने इकट्ठे होकर दुनिया को, मगरबी दुनिया को बताया है कि जो हॉलोकास्ट था, जिधर यहूदियों की कत्लेआम हुई थी, उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ कोई मनफी बात ना की जाए कहीं भी, किसी मीडिया पे। आज कहीं भी, आज मगरबी मीडिया किसी मुल्क में हॉलोकास्ट के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। 4 यूरोपियन मुल्क ऐसे हैं जिधर जेल में डाल देते हैं अगर आप हॉलोकास्ट के खिलाफ कोई मनफी बात करें। तो क्या हम ये नहीं उनको बावर करवा सकते कि हमें कितनी तकलीफ पहुंचती है? और ये सिर्फ, और ये हम तब करेंगे जब हम कलेक्टिवली मिलकर करें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, क्योंकि मैं मगरिब को समझता हूं, उनको समझ ही नहीं है इस चीज की। जब हम प्रोटेस्ट करते हैं, जब हम
مظاہرے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں مسلمان آزادی رائے کے خلاف ہے، اور وہ پھر بجائے اس کو سمجھنے کے وہ پھر اور کوئی جان کے شرارت کرتے ہیں ہمیں تکلیف دینے کی۔ اس کی پہلا تو یہ چیز ہے، اور دوسرا میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جب ایک 50 مسلمان ملک مل کے یہ کہیں گے کہ اگر کسی ملک میں سے اس طرح کیا گیا تو ہم سارے مل کے ان کا ٹریڈ بوائکاٹ کریں گے، ان کی ہم چیزیں نہیں خریدیں گے، اس کا اثر ہوگا۔ اس طرح ہم اپنا جو ہم مقصد ہے اس پہ پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو 2 مقصد بتائے، ایک یہ TLP کا مقصد ہے ہم ساری زندگی بھی لگے رہیں، ہم اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے رہیں گے، کبھی کوئی فرق نہیں پڑنے لگا ان کو۔ جو میں کیمپین کر رہا ہوں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہی طریقہ ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ان کو سمجھ آ جائے گی، اور وہ دن دور نہیں ہے۔ میں آج آپ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ میں ذمہ داری اس کی لیتا ہوں، میں ہی سے کیمپین کو لیڈ کروں گا، لیکن میں انشاءاللہ اپنی قوم کو مایوس نہیں کروں گا، اپنے مسلمانوں کو مایوس نہیں کروں گا۔ ہم انشاءاللہ ان کو یہ ایک دن سمجھا دیں گے کہ جس طرح اگر وہ یہودیوں کے لیے سینسٹیو ہیں، ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، تو ہم تو سوار مسلمان ہیں، ہمارے بھی دل ہیں، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، اور جیسے جیسے ان کو اس چیز کی سمجھ آ گئی یہ ہم اپنا مقصد پہ پہنچ جائیں گے۔ آخر میں اپنے علماء ان کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس میں ہمارے ساتھ مل کے، میرے ساتھ مل کے میری تائید کرنی چاہیے، ہماری مدد کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو چیزیں یہ جو ہو رہے ہیں ہمارے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ ہماری پولیس سے جو ہوا ہے 800 پولیس انجر ہوئی ہے، ان کو کئی ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس سے کس کو فائدہ ہوا ہے؟ کیوں ہندوستان کی یہ جو ویب سائٹس ہیں جو اس کے اندر کود پڑی ہیں، یہ دشمنوں کو فائدہ ہوا ہے؟ قوم کو کیا فائدہ ہوا اس سے؟ قوم کو تو صرف نقصان ہوا ہے، اور جو مقصد ہے ہمارا اس سے تو اس پہ نہیں پہنچ رہے ہم۔ کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی مغربی ممالک کو جو مرضی ہم اپنا ملک کا نقصان کریں، جرم کہیں اور ہو ہم اپنے اوپر خود کو حملہ کر دیں، یہ کون سی عقل اور سمجھ ہے؟ تو میں آپ سب کو کہوں گا، اپنی قوم کو کہوں گا کہ یہ ٹائم ہے اکٹھے ہونے کا۔ ہمارا ملک بڑی مشکلوں سے ایک اس طرف نکل رہا ہے کہ ہم اب اوپر آنے والے ہیں، ہماری معیشت اٹھ رہی ہے، لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، ہمارا روپیہ مضبوط ہو رہا ہے، ہمارا ملک کا ڈائریکشن ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹائم اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ہمارے ملک کے دشمن ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ ہم سب کو اب اکٹھے ہو کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم یہ 2 سال بڑے مشکل وقت سے گزرے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس اس وقت کرونا کا ایک تیسرا ویو آیا ہوا ہے، اس کے اوپر ہمیں سب کو مل کے SOPs پہ چلنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اس مشکل سے بھی نکال دے، اور پھر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ ہم 2 سال کے بعد ایک قوم ہماری معیشت اٹھ رہی ہے تو ہم اس کو نقصان نہ پہنچائیں۔ پاکستان پائندہ باد۔